दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के पहले अंक की चर्चा हम कर चुके हैं। पिछले अंक में हमने देखा मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है। अंबिका जो कि मल्लिका की माता है, वह इन दोनों के प्रेम से प्रसन्न नहीं है क्योंकि दोनों विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते। उज्जैनी से कालिदास के लिए बुलावा आता है, उन्हें राजकवि बनाए जाने का निश्चय होता है, किंतु कालिदास वहां जाना नहीं चाहते। मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए तैयार कर लेती है। आइए चलते हैं दूसरे अंक की ओर। कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ दिखाया गया है, परंतु प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है, जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा जोड़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है, जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। निक्षेप पूछता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका कहती है, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका कहती है, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका कहती है, औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है और पूछता है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूं एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका पूछती है, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है और कहता है, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? निक्षेप कहता है, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, और उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था न कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। और रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूं। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था।
सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी हैं। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। और औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। वह अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है, जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। कहती है, माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट आता है। कहता है, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप कहता है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। तो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। कहती है, वैसी आकृतियां? और अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। कहती है, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। तो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। और फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। हैं? नहीं, परंतु नहीं कैसे? और टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी मां की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है और कहती है, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए, निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। इसी उत्तेजना में वह चला जाता है। मल्लिका कहती है, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली आती है। जोड़ी से रंगिनी और संगिनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगिनी को आगे करती है। रंगिनी कहती है, इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है और कहती है, तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगिनी, अच्छा मैं पूछती हूँ। सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं। रंगिनी और संगिनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी,
पहले मैं परिचय दे दूं। यह है रंगिनी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी कहती है, और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्दी की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी पूछती है, तुमने अपना परिचय नहीं दिया? मल्लिका कहती है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहां इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है। इसे? मल्लिका कहती है, कुंभ। रंगिनी, कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ? और निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी कहती है, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। पूछती है, स्थानीय शब्द? संगिनी, हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यर्वाणस तरवाण है ऋषियो बभूवु। मल्लिका कहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिणी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी कहती है, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? और पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। कहती है, मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है और कहती है, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी, अच्छा यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका, कैसे वनस्पति? संगिनी प्रति प्रश्न करती है, कैसे वनस्पति? और सोचने लगती है। कहती है, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वन्य रत्नाति महोषधीश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है और कहती है, औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि। रंगिनी कहती है, रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है और कहती है, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। और दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं। मल्लिका कह रही है, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। और कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। और मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए हैं। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर
तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है, और निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। तभी कोई किवाड़ खटखटाता है तो अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। जोड़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार कहता है, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूं। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार कहता है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्तवंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं, और आप कह रहे हैं कि। अनुस्वार, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। और दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक और हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है और कहता है, मैं समझता हूं यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? और नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। कहता है, मैं समझता हूं इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुनासिक, तो? अनुस्वार कहता है, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ और कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार, मैं समझता हूं एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूं कि कुंभ यहां होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार पूछता है, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार कहता है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। और अनुनासिक कहता है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुस्वार फिर पूछता है, तो? अनुनासिक कहता है, तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोड़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है और कहता है, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार, क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक कहता है, ये तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार कहता है, ये याद है कि ऐसा प्रमाण है? अनुनासिक, हाँ, तो? अनुनासिक कहता है, तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार, हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। और अनुनासिक कहता है, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुस्वार कहता है, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहां से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक कहता है, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूं कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार, मैं भी यही समझता हूं। अनुनासिक,
तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूं हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है और कहता है, और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है और कहता है, मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी शेष है। अनुस्वार, क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, मैं इससे सहमत हूं। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार, हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, मैं? अनुनासिक कहता है, हाँ। अनुस्वार कहता है, तुम नहीं? अनुनासिक, नहीं। अनुस्वार पूछता है, क्यों? अनुनासिक कहता है, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार पूछता है, फिर भी? अनुनासिक कहता है, पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, तुम हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो। अनुस्वार, रहने दो। अनुनासिक, अब? अनुस्वार, हाँ, अब? अनुनासिक, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुस्वार कहता है, हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है और पूछता है, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? अनुनासिक, क्यों अनुस्वार? अनुस्वार कहता है, हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों अनुनासिक? अनुनासिक, हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रेंगु मंजरी बाहर पहुंच गई है। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं? तो चलो अनुस्वार। अनुस्वार कहता है, चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रेंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है और कहता है, वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। और चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई हैं, तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रेंगु मंजरी को अभिवादन करती है। प्रेंगु मंजरी मुस्कुरा कर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रेंगु मंजरी कहती है, अरे मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल पूछता है, परंतु आपके लिए आसन? प्रेंगु मंजरी कहती है, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी। आप असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि प्रेंगु मंजरी, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है? आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहते रहे, तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूं। मैं कहता हूं, संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो? प्रेंगु मंजरी कहती है, देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल कहता है, अब मैं पशुओं को देखता हूं? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूं तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रेंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रेंगु मंजरी कहती है, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल कहता है, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो।
नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। रंगूमंजरी कहती है, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल कहता है, अच्छा अच्छा, और वह चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। और वह चला जाता है। रंगूमंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है और कहती है, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे परिचित नहीं लग रही। मल्लिका कहती है, आप बैठ जाइए ना। रंगूमंजरी, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। रंगूमंजरी कहती है, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त, और गले से हल्का विदग्धता पूर्ण स्वर निकल पड़ता है, इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? रंगूमंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। कहती है, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ आती है। कहती है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु। रंगूमंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। कहती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। और झरोखे के पास से हट आती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। क्यों, वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है और कहती है, इसीलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका कहती है, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ, और कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। रंगूमंजरी कहती है, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका कहती है, कालिदास की। रंगूमंजरी की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। वह कहती है, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका कहती है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। रंगूमंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। वह कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। और जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है
कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें। और वह मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका कहती है, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। रेंगुमंजरी कहती है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। और वह उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। और निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसीलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियां उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहां निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। और फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? और मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। कहती है, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। रेंगुमंजरी कहती है, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा प्रारंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है और कहती है, मैं? प्रेंगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका कहती है, मेरी माँ यहाँ है। रेंगुमंजरी, ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है और कहती है, क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। रेंगुमंजरी कहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है और कहती है, देखा है। रेंगुमंजरी कहती है, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका कहती है, देवी। और भोजपत्रों को वक्त से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। रेंगुमंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। रेंगुमंजरी कहती है, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में 2 ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होंठ काट लेती है। मल्लिका कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। रेंगुमंजरी कहती है, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कहती है, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। रेंगू घूमकर उनकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है और कहती है, माँ। अंबिका कहती है, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। और सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर
अंबिका को पीठ से सहारा देती है। कहती है, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट रहो। और उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। कहती है, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? और चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है, उसे संभाल लेती है। मल्लिका कहती है, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका कहती है, तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। और प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती पुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि और फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रेंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। कहती है, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब। और होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। और मल्लिका चिहुक जाती है। कहती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। रंगू मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। कहती है, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। और मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। और वह खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। कहती है, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। और गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका कहती है, लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका कहती है, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी है? अंबिका कहती है, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निस्संदेह वह किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? मल्लिका कहती है, परंतु माँ। अंबिका कहती है, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ। और फिर हंसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। कहता है, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। और अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगडंडी घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका कहती है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? और वह उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख इतना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम कहता है, बैठ जाओ अंबिका,
आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। और टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। मल्लिका कहती है, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है और कहती है, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उसे बांह से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम कहता है, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका कहती है, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका कहती है, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी? क्या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका कहती है, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है और कहता है, मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, यह पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं, वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका कहती है, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी और बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं और खांसी उठ जाने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है। कहती है, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। अरे विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम कहता है, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका कहती है, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम कहता है, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। और फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हुआ हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका कहती है, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम, इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम कहता है, मेरी आंखों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है और झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। और मुड़कर वह मल्लिका को देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। और वह फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। कहती है, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है।
विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है और कहता है, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहाँ पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बांह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। वह कहती है, मैं अनुरोध करती हूँ, आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ न करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ, आप चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। कहती है, अरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काठ मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम कहता है, चला जाता हूँ, और कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका कहती है, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। और स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम कहता है, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। और अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। वह कहती है, अरे विलोम। विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम कहता है, ऐसा? और मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका कहती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका। क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। और फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। मल्लिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका कहती है, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका कहती है, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने
मल्लिका कहती है, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। और वह सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहां बिठा लेती है और उनकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। तो इसी के साथ दूसरा अंक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।